हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक नया लेक्चर। एक और नहीं, आज ये फर्स्ट लेक्चर है। चलिए, तो आज हम बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन पे जाएंगे और हम ये समझेंगे इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं चैप्टर एक्चुअली बनाया क्यों गया, क्या ज़रूरत क्या थी इस चैप्टर की। तो बच्चों क्या होता है, आप एक सिंपल सी बात समझो। जब हम लोग अपनी स्टडी करने पे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग किसी शॉप पे जाओ और शॉप पे जाके उससे बोलो कि मुझे ना एक अलमीरा चाहिए, है ना। अलमीरा समझते हो ना, हाँ, अरे घर में जो यूज़ करते दहेज में मिलती वो वाली। तो आपको अलमीरा चाहिए। अब आपने उससे आके बोल दिया, उस व्यक्ति ने क्या किया, आपको एक अलमीरा दे दी प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक की आप घर ले आए, ये कन्फर्म है कि वो 10 दिन बाद टूट जानी है। आप उसके बाद दोबारा जाओगे, बोलोगे प्लास्टिक की नहीं, मुझे लोहे की चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये, आपको किसने बताया कि लोहे की जो अलमीरा होती है वो स्ट्रांग होती है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। एक्चुअली क्या हुआ, बताता कोई नहीं है। हम उस मटेरियल को बहुत दिनों से स्टडी कर रहे थे और स्टडी करते करते समझ आया उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक मटेरियल चल सकता है, उस पर रस्टिंग नहीं होगी एंड सो ऑन। मतलब रस्टिंग होगी लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरीके से ही, जैसे कि अगर आप जो स्पेशली गर्ल्स या कोई मदर अगर देख रही होंगी तो हम लोग सुनार की दुकान पे जाके क्या बोलते हैं, गोल्ड का मटेरियल दो। कभी देखा लोहे का लाके पहनते हैं, लोहे का नहीं पहनते ना। क्योंकि रीज़न क्या, हमें किसने बताया गोल्ड चलेगा? क्योंकि गोल्ड की रिलायबिलिटी है, वो अपनी शाइन लॉस नहीं करता, वो कोरोड नहीं होता। अब सीधी सी बात है, हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अलग अलग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। कोई गोल्ड का कर रहा है, कोई एल्युमिनियम का कर रहा है। मैंने एल्युमिनियम पहले तुम्हें बताया था, ये एल्युमिनियम है ठीक है, तो कोई एल्युमिनियम का कर रहा है। तो अलग अलग मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब अलग अलग मटेरियल यूज़ करने की वजह से हो क्या रहा है हमारे पास कि हम लोगों को उनकी प्रॉपर्टी एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी पता कैसे लगेगी, पर उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर एलिमेंट को, एग्जांपल के लिए हम बोल रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, बम बनाएंगे। अब हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 में बम गिर दिया। अब बम जो गिरा था, वो बम ब्लास्ट हुआ, तो उसमें कोई तो मटेरियल होगा ना। तो मटेरियल को बेसिक स्टडी करने के लिए, बहुत सिंपल समझो, मटेरियल को स्टडी करने के लिए हमें पहले मेटल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्या होता क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हमने उनको, अब प्रॉब्लम यह है कि एक आध हो तो स्टडी भी कर लो। अब बहुत सारे हैं, कई सारे सिमिलर भी हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लिथियम सोडियम पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, दे इजिली कट विद अ नाइफ। इसका मतलब तीनों एक जैसे हैं। अरे एक की प्रॉपर्टी पता लग गई, तीनों की पता लग जाएगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। 118 टाइप के एलिमेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पूरी टेबल दिख रही होगी, यही टेबल इस चैप्टर में ही है। ये अगर आप इंग्लिश मीडियम है और पुरानी एनसीईआरटी, मतलब जो लेटेस्ट एनसीईआरटी लास्ट ईयर तक के यूज करें, तो पेज नंबर 86 पे मिल जाएगी आपको टेबल ये। तो इस टेबल में 118 टाइप के एलिमेंट है। कुछ किताबों में पुराने 114 भी दे रखे होंगे, बट लेटेस्ट जो है बेसिकली वो 118 हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी डायग्राम दिखाया उसमें जितने टेंशन ना लो, लेकिन आप लोगों को 118 टाइप समझो पढ़ने। अब 118 टाइप के एलिमेंट, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा, दो एलिमेंट मिक्स कर दो, प्रॉपर्टी चेंज। हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, दोनों को मिक्स कर दो, बनता है वाटर, जो लिक्विड हो जाता है। बड़ा मुश्किल था, तो हमने कहा पहले एक काम करते हैं, हम इन सारे एलिमेंट को ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग करने का फायदा क्या होगा? कभी लाइब्रेरी गए हो? अपनी लाइब्रेरी में क्या होता है, जब सोचो आर.डी. शर्मा की किताब सबने सुनी होगी, पढ़ते हैं ना आर.डी. शर्मा। वो जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसमें पहले वाइस प्रिंसिपल थे आर.डी. शर्मा। तो आर.डी. शर्मा सोचो, वो जब नहीं पैदा हुए तो मैथ की बुक आती होगी, या जब वो 15 साल के रहेंगे तो मैथ की बुक आती होगी? नहीं आती होगी ना। लेकिन पिछले 20 सालों से आर.डी. शर्मा ही चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आर.डी. शर्मा की बुक पहले थी, अब मार्केट में आ गए, अब नए राइटर भी आ गए। तो जब लाइब्रेरी जाओगे तो क्या होगा, आपकी मैथ की सेल्फ अलग होगी, साइंस की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी। इसका मतलब पहले किताबें कम थी तो हमारे पास, हम लोग कम टाइम में कम उसमें पढ़ लेते थे। अब किताबें बढ़ने लगी तो हमें उन्हें सेग्रीगेट करना पड़ा ताकि उनकी स्टडी को आसान बनाया जा सके। अब तुम लाइब्रेरी घुसो, बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, आपने कहा मुझे आर.डी. शर्मा चाहिए मैथमेटिक्स की, लाइब्रेरी ने बोला ढूंढ लो, ये ढेर में पढ़ी है। नहीं ढूंढ पाओगे ना, क्या पॉसिबल नहीं भाई। आपकी जगह मैं आऊँगा, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो अगर आप मेरे पास आए, बोले भैया मुझे ना एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो मटेरियल फ्लेमेबल हो, बहुत ज़्यादा आग लगाता हो, मुझे वहाँ पर जाके आग लगानी है, मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कभी कोरोड ना होता हो, या मुझे तो मैं क्या करूँगा, मैं जो पहले से स्टडी वाले मटेरियल हैं उनको देखूंगा कि आपके रिक्वायरमेंट का कौन सा मटेरियल है और वो आपको दे दूंगा।
तो इसी तरीके से हम 4 अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर, बल्कि लास्ट वाले तो काफी सारे मिलके बनाया था, उन्होंने जैसे जैसे एलिमेंट्स आते गए उनको सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके अलग अलग ग्रुपिंग करना शुरू कर दी, और पूरा का पूरा चैप्टर जो वो इसी बारे में है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो आपके आए उनका नाम था डॉबेराइनर। जो डॉबेराइनर साइंटिस्ट थे, इनका काम क्या था, इनके टाइम पे ना, जो एनसीईआरटी की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के भाग जानबूझ के इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि 11th क्लास में भी सेम चैप्टर है, 3rd चैप्टर एनसीईआरटी का केमिस्ट्री के अंदर। तो उनके टाइम तक कहा जाता है कि सिर्फ 21 एलिमेंट थे। अभी इंट्रोडक्शन है, बाद में डिटेल में समझेंगे इसको हम लोग। तो 21 एलिमेंट थे, उन्होंने कहा 21 एलिमेंट है, एक काम करो लगा देते हैं। उन्होंने क्या किया, 3-3 का ग्रुप करके लगा दिया, और उन्होंने उसको बोल दिया ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3 का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ 3 इज कॉल्ड ट्राइड। हिंदी में इसे संस्कृत में त्रिक शब्द यूज करते हैं, त्रिक का मतलब ग्रुप ऑफ 3 होता है। तो डॉबेराइनर ने 3-3 ग्रुप बना दिए, 21 एलिमेंट हो गए। अब इनके 3-4 ग्रुप में तो एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी दूसरे से मैच कर रही थी। भाई तो ग्रुप करने का मतलब क्या है, अगर 5 एलिमेंट एक ही ग्रुप में रखे हैं और आपको एक की प्रॉपर्टी पता है, तो बाकी चारों की वैसी होनी चाहिए। 2-4 ट्राइड तो इनके ठीक थे, बाकी के इन्हें खुद नहीं पता इन्होंने क्यों बनाए थे, वो सब फेल हो गए। इन्होंने उसको क्या कहते हैं, अपना खुद का डॉबेराइनर का ट्राइड लॉ बोला था, ठीक है। वो सब नहीं पढ़ना, क्योंकि वो मतलब पढ़ना का हम लोग सिर्फ हिस्ट्री के बिहाफ पे पढ़ना है, उसका क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आता। फिर साइंटिस्ट है न्यूलैंड, बोले ट्राइड व्राइड बेकार है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये 3-3 एलिमेंट तुम रखोगे, बाद में 21 एलिमेंट के 51 हो जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इनके टाइम तक 53 एलिमेंट ऑलमोस्ट हो चुके थे। ये जितने भी एलिमेंट के मैं आइडिया रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि ये हिस्ट्री वाली बातें हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट की टेबल बनाई और अपना एक नियम बनाया। अब देखो नियम इनका कितना जबरदस्त था, उसको उन्होंने बोला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव जो शब्द आया ना, ऑक्टेव, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 का ग्रुप। इन्होंने बोला जैसे कि आप लोग गाना गाते हो, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 8वां सुर 7 पहले वाले से मैच करता है, 7 सुर के बाद ना। अगर हम एलिमेंट को भी उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगा दें, तो 8वां एलिमेंट पहले वाले से मैच करेगा, सारी प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल सब मैच करेंगी। वाह बहुत बढ़िया, ये सब बना दिया। तो हमने कहा ठीक है भाई देख लेंगे। तो इनके लॉ बनाया, लेकिन कुल मिला के वो फेल हो गया, मतलब कुल मिला के इनका संगीत नहीं चला, ठीक है। इन्होंने कहा कि इफ यू पुट द एलिमेंट ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन एवरी 8th एलिमेंट शोज सेम प्रॉपर्टी डेट ऑफ बर्थ लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक। ऐसा करके रखना पड़ेगा हमें। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ताश खेलते थे, बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ ने अपना एक लॉ दिया, दैट्स कॉल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और बहुत ही जबरदस्त लॉ था, और इतना जबरदस्त था कि मैं इसको यहां पर मुझे ना कायदे में इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हिस्ट्री का पहला वो टर्निंग पॉइंट था इस एलिमेंट की दुनिया में, जहां एलिमेंट की ग्रुपिंग बहुत जबरदस्त हो, इनको अच्छी तरीके से ग्रुप करके रखा गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, इनकी टेबल भी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिंपल समझ रहे हैं कि इन्होंने हमें क्या, और इंपॉर्टेंट है इनके बारे में 4 चीजें पढ़नी है। इनका लॉ क्या था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ देयर एलिमेंट वगैरह वगैरह। दूसरा, इनकी अचीवमेंट क्या थी, इनकी लिमिटेशन क्या थी, और किस बिहाफ पे ने एलिमेंट को रखा। और ऐसा इन्होंने स्पेशल क्या किया कि बाकी दोनों आपके सिलेबस में 2 ही हैं, अब बहुत साइंटिस्ट बीच में और भी थे, लोथरमियर वगैरह, जिनको बीच में आपके दिया नहीं गया। उन्होंने कहा छोड़ो यार, 10th वालों को ये 2 ही पढ़ाओ। इसके बाद जब इनका लॉ जब बन गया, बहुत फेमस हो गया। देखो जब कोई इंसान फेमस होता है, लोग टांग खींचने वाले आ जाते हैं, तो बाकी साइंटिस्ट आगे नहीं, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इसमें वो कमी है, और ऐसे कई सारी कमी वाले, ऐसे बहुत सारी कमी वाले एलिमेंट जो है आगे दुनिया भर की कमी निकाल देनी, किसके अंदर, मॉडर्न टेबल के अंदर। तो अल्टीमेटली समझ आया कि भाई बहुत सारी कमियां हैं, हटाओ इसे, हटाओ नहीं, एक नई टेबल बनाएंगे। तो साइंटिस्ट थे हेनरी मॉजली, ठीक है, उन्होंने मौज ले लेके बना दी बस। उन्होंने बोला मेंडलीफ टेबल में उन्होंने सिंगल चेंज करा, लेकिन देखो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट था, चेंज तो चेंज होता है। उन्होंने एक चेंज किया सिंपल, मेंडलीफ ने अपने सारे एलिमेंट को एटॉमिक मास के बिहाफ पे लगाया था। मॉडर्न में हेनरी मॉजले बोले काम करो, पूरी टीम डिसाइड किया, खाली मॉजले ने नहीं, वरना ये मॉजले टेबल होती, ये मॉडर्न टेबल है, मतलब जो आज भी चलती है। इसमें आज तक लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, हर 31 दिसंबर को कुछ नए एलिमेंट ऐड होते हैं और इस टेबल में ऐड कर दिए जाते हैं। टेबल दिख रही है, ठीक है, नहीं दिख रही कोई बात नहीं, वही वाली टेबल थी जो स्टार्टिंग वाली दिखाई थी, मैंने बना के दिखाई किस तरीके से होता है। इसमें 1-2 चीज बताऊंगा बस में। तो मॉडर्न टेबल में हमें एक तो लॉस पढ़ने और ट्रेंड, और ध्यान से सुन लेना, बोर्ड में बोर्ड वालों का ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वाला, ये पता नहीं बोर्ड वालों को बहुत फेमस, मतलब बहुत प्रिय टॉपिक है, फेमस तो नहीं बोल सकते, ठीक है। और मैं इसके ऊपर कई सारे तारे बना देता हूँ,
आप समझ जाओ, मैं तारे जनरली बनाता नहीं हूँ, तारे बहुत कम बनाता हूँ, और तारे बनाने से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दो चीजें रेड कलर से लिखी हैं, एक लॉ एक ट्रेंड्स। लॉ, इनका लॉ क्या था और ट्रेंड्स का मतलब बताता हूँ 5 मिनट में। और ध्यान रखना ये जो टेबल है ना, जब लेक्चर खत्म होगा तो आप सब लोग अपनी कॉपी में मेरी AVR के टेबल समझो, जैसे हमारी टेबल है ये खुद की, इसी टेबल को हम लोग फ्यूचर में स्टडी करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके A to Z क्वेश्चन वो इसी टेबल से सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। और मेरी गारंटी है कि अगर चैप्टर 5 में से क्वेश्चन आता है, ये टेबल अगर आपको आती है तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं 100%। अच्छा, इस टेबल में देखो, पहले एक ब्लॉक एक बिल्डिंग ऐसी है, बीच में छोटी बिल्डिंग है और फिर एक साइड में बिल्डिंग है, नीचे एक बिल्डिंग है, ठीक है। नीचे वाली छोड़ दो, नीचे वाले तुम्हारे सिलेबस क्या है तो 12th में है, वो छोड़ दो अभी 12th वाले। अब इसमें 1 2 3 से लेकर 12 30, देखो चलती कैसे है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 12 तक, फिर इसका 13 14 15 16 17 18। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो अपनी NCERT खोल लो। अच्छा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखना जो ऐसे पढ़े जाते हैं रो वाइज, दे आर कॉल्ड पीरियड। जो रो वाइज होते हैं उन्हें हम पीरियड कहते हैं, जो ऐसे आपका यहाँ कॉलम वाइज होते हैं उनको हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेके 18 तक 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 17 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। तो मॉडर्न टेबल के अंदर 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, जिसमें हमें सिर्फ फर्स्ट सेकंड पढ़ना है और 13 से 18 पढ़ना है। ये वाला 3 से 12 जो नीचे वाली बिल्डिंग है ये आपके सिलेबस में नहीं है, और यहाँ से मत पढ़ना कोई भी, ठीक है। समझ आ गया। बाकी आपकी इच्छाएं बहुत हैं तो जब 11th क्लास में साइंस साइड ले लेना, वहां पूरा पढ़ाया जाएगा। वहां पर भी इसकी एक ही लाइन है, वैसे 11th क्लास में एक लाइन, 12th में थोड़ा सा डिटेल में है। अच्छा, अब इस टेबल को बात करता हूं। यहां मैंने 3 से 12 बीच वाला नहीं बनाया इस टेबल में। देखो ये मैंने कैसे बनाई है, अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले एक टेबल बनाई मैंने। इस टेबल में ये नीचे जो ब्लैक कलर से लिखे हैं सारे एटॉमिक नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अच्छा ऊपर जो ब्लू कलर से लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है, ये पीरियड वो ग्रुप है, और जो रेड कलर से लिखे हैं पीरियड है। मतलब ये ऐसे पढ़े जाएंगे और ग्रुप ऐसे आएंगे। मैंने 1 और 2 के बाद डायरेक्ट 13 लिखा है, इसी बात पे फोकस करना है। 1 2 के बाद क्या लिखा है 13, फिर 14, फिर 15 16 17 18। एक बार तो आप ये नोट कर लेना, जब मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा जब ये, तो इसमें मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा ये कि ये कैसे मैंने बनाई है। अच्छा, दूसरी बात, पहले देखो, अब अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन इस टेबल में कहां है तो आप बोलेंगे पहले ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में। मैं पूछूं आपसे फास्फोरस कहां पर है तो आप बोलेंगे फास्फोरस जो है वो 15 ग्रुप के थर्ड पीरियड में है। ये आपको यही चीजें पता होनी चाहिए। 15 ग्रुप के थर्ड पीरियड में क्या है, फास्फोरस है। अगर मैं पूछूं ऑर्गन कहां है तो आप बोलेंगे ऑर्गन जो है 18 ग्रुप के थर्ड पीरियड के अंदर है। क्लियर हो गया। दूसरा, हर ग्रुप और हर पीरियड की अपनी एक खासियत होती है, अपना एक मतलब स्पेशलिटी होती है जो हमें याद करनी है। फिलहाल मैंने ग्रुप की लिखी है, पीरियड की लिखी। तो ग्रुप में रखना, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में अगर वैलेंसी पूछूं मैं किसी भी एलिमेंट की तो आप बोलेंगे +1 है वैलेंसी। सारी वैलेंसी लिखी है, ग्रुप वाइज वैलेंसी लिखी है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर नहीं दिख रहा, ग्रीन कलर से लिखा है मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जितना ग्रुप नंबर होता है, ठीक है, 1 और 2 तो ठीक है, बाकी 30 से जितना ग्रुप नंबर उसमें 10 माइनस कर दो। एग्जांपल के लिए पहला ग्रुप है उसमें 10 माइनस नहीं हो सकते ना, तो पहला ग्रुप है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना सब लोगों को, सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखो एक का पता लग गया, सबका पता लग गया। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में एक। अगर बाहर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1 और ये हो जाएगा मेटल। मतलब अगर आपको टेबल पता है तो आपको ये पता होगा कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 15 ग्रुप की बात करते हैं। अब 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 10 माइनस कर दो, तो हमने 10 माइनस करे 15 में से कितना बचा 5। 1 और 2 छोड़ के बाकी सब में से 10 माइनस करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चे लाइव क्लास में मेरे से पूछ रहे थे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वो चैप्टर में क्लियर हो जाएगी आपकी। जो आपके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो 8 करने के लिए अगर वो एंड में 1 2 3 है तो वो दे देगा, और अगर 5 6 7 है तो वो ले लेगा। लेकिन अगर वो 8 है पूरे पहले से तो वो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो उसके ऊपर 0 आ जाएगा। तो 18 ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है कई बार।
जहां पर जो आपके सिलेबस से 2021 में चैप्टर नहीं है, 2021 में नहीं है खाली, वो 22 में तो होगा, तो 2021 में एक चैप्टर है, चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में कार्बन का नंबर होता है 6, देखो 14 ग्रुप में आ रहा है, और पहली शेल में 2, अगली शेल में 4। अब 4 वाला बेचारा क्या करेगा, क्योंकि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना आप लूज कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा इशू आ गया किसके साथ, कार्बन के साथ। इसीलिए जो कार्बन है उसका एक अलग चैप्टर बनाया गया, कार्बनेट्स कंपाउंड, क्योंकि वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी चलती है। लेकिन वो क्योंकि इस साल सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 4 में थी, तो चैप्टर 4 जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई इशू नहीं। अभी इतना समझ लो कि 4 वाले की वैलेंसी जो है वो +4 -4 दोनों हम लिख देते हैं, बट वो होती शेयरिंग है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं करता। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस टेबल से आपको मैंने लिखने को बोला, 2 चीज आपको अगले लेक्चर तक या टेस्ट तक आपको याद करनी है। क्या, एक तो आपको 20 तक नंबर याद होने चाहिए। आपके एनसीईआरटी टेबल में नंबर ऊपर लिखे होते हैं, मैंने नीचे लिखे हैं क्योंकि मेरे लिए सिंबल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। कार्बन कौन से पीरियड में है, सेकंड। कार्बन कौन से ग्रुप में है, 14। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ग्रुप, पीरियड जितना आप याद कर लोगे इतना अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में हम इसका एक ट्रिक पे भी काम करेंगे। कुछ ट्रेंड्स बच्चों हम लोगों को जो बहुत ज्यादा पढ़ने पे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपको साइज पढ़ना है कि अप टू डाउन इस टेबल में आओगे तो साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। वैलेंसी, अप से अप टू डाउन आओगे तो वैलेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 2 ही ट्रेंड्स पढ़ने हैं, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। इसके बाद कैरेक्टर पढ़ना है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है कि नॉन मेटेलिक। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ये बताऊंगा मैं बाद में आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं मैंने बता दिया, तो ग्रुप वाइज तो सेम ही रहते हैं, तभी प्रॉपर्टी मैच करती है। मतलब जितने नाइट्रोजन में होते हैं उतने फास्फोरस में होंगे। देखो ऊपर ना कितने, 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, हर एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने, कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, और जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। और एट द एंड हमें एक ट्रेंड पढ़ना है, केमिकल नेचर। कुछ टॉपिक मत पढ़ना किस किताबों में होते हैं, लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं अभी बता दे रहा हूं, आपको नहीं पढ़ना, बोर्ड के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कई किताबें होती हैं जो रिफ्रैक्शंस वगैरह होती हैं, उसमें लिखा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये 2 टॉपिक, और क्या कहते हैं वॉल्यूम वगैरह, वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस साइज पढ़ लिया सफिशिएंट है। इसके बाद केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में आता है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। नेचर मतलब एसिडिक या बेसिक की बात चल रही है। अप टू डाउन होने पे एसिडिक या बेसिक हो जाता है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं। आपका होमवर्क ये है कि आपको एक टेबल आपको बना के याद रख लेनी है, यहां से कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, ये मैंने बता दिया, ये पढ़ना है हम लोगों को, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो बना के जितना आप याद कर सकते हो उतना कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इसको नोट कर लो, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।